Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duvo's IS. I hope everyone is doing well. So, today is 8th April 2024, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज ट्रेडर्स रो अंडर प्राइस्ड अनियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएई. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर फूड के प्राइसेस कितने ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अनियन के जो प्राइस है इस साल आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर अनियन की प्राइस कम नहीं हुए हैं, बढ़ते ही गए हैं. इसी के चलते इंडिया की बात करते हैं. इंडिया ने अनियन का जो एक्सपोर्ट था उस पर बैन लगा दिया था. ओके, पाकिस्तान की बात करते हैं. पाकिस्तान ने भी यहाँ पर मतलब अनियन का था उसमें यहाँ पर बैन लगा दिया था, एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया था. तो वेरियस कंट्रीज यहाँ पर क्या कर रही हैं ड्यू टू दिस रीज़न, मतलब कि जो अनियन का प्राइस है इसको यहाँ पर एकदम मेंटेन करने के लिए जो अनियन का एक्सपोर्ट है उसमें बैन लगाया जा रहा है. बट अभी क्या हुआ था एक्चुअली यूएई में, अभी इंडियन फार्मर्स की बात करते हैं. इंडियन फार्मर्स यहाँ पर अगर हम इंडिया में बात करते हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, तो उन्हें यहाँ पे 12 से 15 रुपए केजी आपको क्या मिल जाता है, अनियन यहाँ पे मिल जाता है. लेकिन अगर हम यूएई की बात करते हैं कि हमने यहाँ पर कहा था कि हम यूएई में क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर चीज़ें हो गई थी जिसके कारण कहा कि हम यूएई में अनियन को एक्सपोर्ट करेंगे. सो एमिड एन एक्सटेंडेड बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स, फार्मर एंड ट्रेडर्स आर मिफ्ड दैट सम शिपमेंट्स अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू मार्केट सच एज यूएई हैव बीन सोल्ड एट पिटेंस एवन अ ग्लोबल प्राइस हैव सोल्ड यील्डिंग वाइल्ड फॉर प्रॉफिट फॉर सेलेक्टेड इंपोर्टर्स. तो यूएई में हम क्या कर रहे थे, अनियन को यहाँ पे सेल कर रहे थे. लेकिन देखिए इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में 1 केजी अनियन आपको कितने का मिल रहा है, 15 रुपीज़ का मिल रहा है. लेकिन अगर उसी 1 केजी यूएई की बात करते हैं, यूएई में वही 1 केजी अनियन आपको कितने रुपए में मिल रहा है, 120 रुपीज़ में, 120 रुपीज़ पर केजी. तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है आपको, मतलब कि पूरा जो चीज़ यहाँ पर हमें 10 रुपये 15 रुपये में मिल रही है वहाँ 120 मतलब कि 105 रुपीज़ क्या है, ज़्यादा मिल रहा है. अब इसका फ़ायदा किसको होता है, इसका जो प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है जो कुछ इम्पोर्टर्स होते हैं, सेलेक्टेड यहाँ पर इम्पोर्टर्स होते हैं. मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई ये XYZ पर्सन है, उसने इंडिया से क्या किया, अनियन को इंपोर्ट किया. ठीक है, इंडिया से अनियन को इंपोर्ट किया यूएई में. अभी इंपोर्टर क्या करेगा, यहाँ पर उसने बताया कि ये सारे चार्जेस लगे, ये टैरिफ लगा है और इसलिए यहाँ पर उसने लिया कितने में, 12 रुपीज़ के जी में. जस्ट एन एग्जाम्पल कि उसने 15 रुपीज़ के जी और 12 रुपीज़ के जी में अनियन लिया. लेकिन यूएई में वो क्या कर रहा है, अपने मार्केट में वो सिर्फ 120 रुपीज़ के जी में बेच रहा है. कितने रुपए में सेल कर रहा है, 120 रुपीज़ में. तो देखिए उसको कितना ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो रहा है. इसी के चलते यहाँ पर इसी को ये जो फायदा इसको प्रॉफिट हो रहा है इसे हम कहते हैं क्या, विंडफॉल प्रॉफिट. इसे क्या कहा जाता है आपका, विंडफॉल प्रॉफिट. तो आपको यहाँ पे इस टर्म को याद रखना है. आप सभी को अगर याद हो जब रशिया यूक्रेन यहाँ पर क्राइसिस स्टार्ट हुआ था तब भी हमने इस टर्म को यहाँ पर पढ़ा था, विंडफॉल प्रॉफिट और विंडफॉल टैक्स के बारे में. तो विंडफॉल प्रॉफिट क्या होता है कि मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से चाहते ना चाहते हुए भी जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कोविड के टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी जो 10 रुपए की थी लेकिन वो हमें 20 रुपीज़ में मिल रही थी. तो इसका मेन रीज़न क्या था, कोविड था. लेकिन इसका फ़ायदा किसको हो रहा था, कंपनी को हो रहा था. तो ये कंपनी जो है, मतलब इनको ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसी के चलते गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर इनके ऊपर टैक्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. सो हियर यू विल सी दैट अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सो अभी यहाँ पर कहा गया है कि यूजली ग्लोबल अनियन प्राइजेस आर इन द $300 to $400 a ton range. In recent months, however, rates have soared in major markets such as UAE to as highest of $1,500 a ton. तो उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा मिल रहा है. और अभी भी यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट की बात करते हैं, इन्होंने क्या करके रखा है, जो एक्सपोर्ट है ना, उसको बैन करके रखा. सिर्फ कुछ कंट्रीज में यहाँ पर अलाउ किया गया है. सो यूएई इंपोर्टर्स हैव ऑलरेडी गॉट विंडफॉल गेन ऑफ 300 रुपीज करोड़ थ्रू सच शिपमेंट, एंड इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज अनदर
10,000 crore rupees is likely with the additional 10,000 ton quota opened up now। तो यहाँ पर अगर यही चीज़ें चलती रही तो इनका ये जो कोटा है और ज़्यादा आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, विंडफॉल टैक्स के बारे में। सो विंडफॉल टैक्स इज लेविड ऑन द इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस दैट मेक डिसप्रपोर्शनेट प्रॉफिट ड्यूरिंग unexpected situations like commodity shortage, war, pandemics, change in government policy etc। तो अगर देखिए कोई पैंडेमिक आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप कोविड ले लीजिए, वॉर होता है। अब वॉर का आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस। रशिया यूक्रेन क्राइसिस होने से क्या होता है, ऑयल का प्राइस इतना ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो चाहते ना चाहते हुए किसको यहाँ पे फायदा हो रहा है, जो यहाँ पे ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल मार्केट है, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए ड्यू टू दिस वॉर फायदा किसको हो रहा है, कंपनीज को हो रहा है। इसी के चलते यहाँ पर ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। So the most common industries that fall target to windfall tax including oil, gas and mining। स्पेशली यहाँ पे जो ऑयल कंपनीज होती हैं, गैस कंपनीज होती हैं और माइनिंग वाली कंपनीज होती हैं, स्पेशली इनको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता है। ओके, और इसमें रैशनल क्या है इसके, क्यों हम यहाँ पर विंडफॉल टैक्स को इम्पोज करते हैं। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स विद हाई प्राइस बेनिफिट प्रोड्यूसर्स एंड एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पर देखिए जो अल्टीमेट आपका जो लॉस होता है किसको होता है, कंज्यूमर को होता है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है, यहाँ पर दूसरे साइड को हो रहा है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, इसको यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर विंडफॉल टैक्स को लगाया जाता है। 2 पॉइंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अभी जो विंडफॉल टैक्स होता है इसी से हम क्या करते हैं, जो आपकी वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं इसको यहाँ पर फंड किया जाता है एज अ सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द गवर्नमेंट। ये एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम की तरह भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए। सो एज अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू नैरो द कंट्रीज वाइडेंड ट्रेड डेफिसिट। ये क्या कर सकता है, कंट्री का जो इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है उसको नैरो करने में, उसको कम करने में भी हमारी हेल्प कर सकता है। सो दिस विंडफॉल टैक्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि ये जो विंडफॉल टैक्स है ये 2 बार आपका न्यूज़ में आ चुका है इसी साल के अंदर, तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आज के आर्टिकल्स आप देखेंगे, ये फर्स्ट वाला आप आर्टिकल देखेंगे, शेपिंग इंडियाज पाथ टू इंक्लूसिव हेल्थ केयर। ओके, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ सेकेंड आर्टिकल हियर यू विल सी इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। थर्ड आप यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर नीड्स रिफॉर्म इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये तीनों, और ये 3 हुआ, इसके बाद यहाँ पर भी है प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये आपका चौथा आर्टिकल हुआ। और इसके बाद ये वाला आर्टिकल, ये थोड़ा सा इसका टॉपिक अलग हो जाता है, इसमें सुसाइड के बारे में मेनली डिस्कस किए गए, लेकिन ये सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड यहाँ पर लिखे गए हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, तो कल था आपका 7th ऑफ अप्रैल, और 7th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। अब देखिए ये जो आर्टिकल है ना, इसके हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3, 4, 5 आर्टिकल्स को हम यहाँ पर कंबाइन करके आपका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे विच ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 7th अप्रैल यूनाइट अस अराउंड हेल्थ इक्विटी। हम देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन क्या, किस पर हम बातचीत करते हैं, हेल्थ इक्विटी पर हम यहाँ पर बात करते हैं, और हम ये इंश्योर कर सके, ये बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है ग्लोबल हेल्थ और जस्टिस के लिए। सो इस साल का हमारा थीम क्या था, यू हैव टू रिमेंबर दिस, द थीम दिस ईयर इज माई हेल्थ माई राइट। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि WHO ने ये भी डिक्लेयर किया है कि हेल्थ को एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट की तरह यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हेल्थ इक्विटी की। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि सभी के पास सेम अपॉर्चुनिटी हो किसी भी चीज़ को एक्सेस करने की। ओके, एवरीवन शुड हैव सेम अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस एनीथिंग। लाइक अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ये XYZ हॉस्पिटल है, तो मैं चाहे किसी भी कास्ट से हूँ, किसी भी रिलीजन से हूँ, किसी भी जेंडर से यहाँ पे बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई भी रेस हो, तो मेरे पास यहाँ पर राइट है कि मैं इस XYZ हॉस्पिटल को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। सो ये होता है आपका इक्विटी। आपको इतना क्लियर हुआ? अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर ये समझ में आता है, कोविड-19 ने हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक आप कह सकते हैं लेसन यहाँ पर देकर गया है, जैसे कि हेल्थ केयर एक्सेस। यहाँ पर हमारी कंट्री में, सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इवन आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक गैप दिखाई देता है हेल्थ केयर एक्सेस में। लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी तो होती है, बट दे आर नॉट एबल टू एक्सेस इट। वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एंड
biggest challenge for us. Okay, so even though over 140 nations recognize health as a constitutional right, the WHO Council on the Economics of Health for All report that more than half of the world's population needs complete access to essential health service. यहाँ पर 140 से ज्यादा कंट्रीज ने क्या किया हुआ है, हेल्थ को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया है, बट स्टिल यहाँ पे WHO की एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल. इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उनको कंप्लीट एक्सेस यहाँ पर जो इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज है उसका नहीं मिल पाता है. सो विद द पैसेज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, इट इज क्लियर दैट प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी इज अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर मिलियंस ऑफ पीपल गोइंग बियॉन्ड सोशल जस्टिस और लेजिस्लेटिव चेंज. तो यहाँ पर हमें ये वर्ल्ड हेल्थ डे में हमने ये समझ में आया है कि हमें क्या करना होगा, हेल्थ इक्विटी को प्रमोट करना होगा, है ना. हमें यहाँ पे जो सोर्सेस है फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल्स, इसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना होगा. पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं किसकी, हेल्थ इक्विटी की. यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन, राइट यहाँ पर आपको इसको राइट डाउन करना है. तो देखिए, हेल्थ इक्विटी इंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव देयर हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल नो मैटर व्हाट देयर सर्कमस्टांसेस. पर्सन किसी भी सर्कमस्टांसेस से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसके पास क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू अचीव देयर हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल. वो हर एक चीज को क्या कर सके, एक्सेस कर सके. सो रिकॉग्नाइजिंग दैट सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इम्पैक्ट हेल्थ आउटकम्स. सो दिस आइडिया गोज बियॉन्ड जेनेटिक्स. WHO's mission is to eliminate unfair and preventable disparity. WHO का यहाँ पे मिशन ये है कि ये आपका जो अनफेयर और एक प्रिवेंटेबल डिस्पैरिटी है, एक मतलब एक डिस्पैरिटी जो है, इसको हम कैसे यहाँ पर प्रिवेंट कर सके और हेल्थ को डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक कैटेगरीज में हमें क्या करना है, यहाँ पर लेकर आना है. सो अगर हमें ट्रू हेल्थ इक्विटी को एक्सेस करना होगा, अगर एड्रेस करना है ट्रू हेल्थ इक्विटी को, तो इसके जो रूट कॉजेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हेल्थ इनइक्वालिटीज बढ़ रही, हमें क्या करना है, इक्विटी की तरफ मूव करना है. बट यहाँ पर हम इक्विटी को क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, कुछ कॉज होंगे. पहले हमें उन कॉज को समझना होगा. पहला कॉज क्या आ जाता है, सबसे बड़ा यहाँ पे पॉवर्टी. सेकंड, डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थी डाइट, क्लीन वाटर, फ्रेश हाउसिंग, merely grants equal access to health care. For example, a child born into a poverty in a rural area has no access to clean water. अब एक बच्चा है, वो रूरल एरिया में यहाँ पर पैदा हुआ है और उसके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब है, पुअर है, बट अब इसकी वजह से उस बच्चे की इसमें क्या गलती है कि उसको क्लीन वाटर तक नहीं मिल पा रहा है टू ड्रिंक, वो क्लीन वाटर को एक्सेस भी नहीं कर पा रहा है. सो होलसम फूड, इम्यूनाइजेशन विच लेज द फाउंडेशन फॉर क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट होती हैं. और यहाँ पर हम ये सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि पॉवर्टी इज द वन ऑफ द रीजन, इसके साथ साथ और भी चेंजेस लाइक पेंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट. अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेंडेमिक कैसे यहाँ पर कर रहा होगा. तो आप सभी को पता होगा जब कोविड-19 यहाँ पर आया था, तो कोविड-19 के टाइम पे जिन लोगों के पास स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा किसने सफ़र किया था, मिडिल क्लास लोगों ने, और जो आपके मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो पुअर पीपल है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था. जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था. आपके पास यहाँ पर पैसे थे तो आप, अगर आपको कोविड-19 मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब हुआ ना हो ऐसा हम नहीं सोच रहे, बट जिनको हुआ था उन्होंने ईजिली एक्सेस कर लिया, उनको प्रॉपर तरीके से बेड मिल गया. लेकिन एक पुअर को एक बेड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें आप माने या ना माने, मतलब आप पैसे देकर आ ही जाती हैं. Okay, so access to healthcare in rural area is significantly less than in metropolitan area. Social and economic barriers exacerbate this disparity. तो यहाँ पर रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते. अब देखिए, आपके पास तीन चीज़ें आ जाती हैं. हेल्थ केयर को एक्सेस करना, हमें उसे क्या बनाना होगा, एक्सेसिबल बनाना होगा कि हम उस चीज़ को क्या कर पाएं, यहाँ पर एक्सेस कर पाएं. ठीक है, मतलब कि हम उस चीज़ तक पहुंच पाएं. अगर यहाँ पर हॉस्पिटल है तो मैं उस हॉस्पिटल में जा सकूं, अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा सकूं. ठीक है. सेकंड चीज़ इसमें क्या होना चाहिए, एक्सेस तो हो गया, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए.
कैसा होना चाहिए वो, अफोर्डेबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सामने मेरे हॉस्पिटल है, लेकिन वो इतना ज्यादा महंगा है, इतना महंगा है कि मैं यहाँ पर जा ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं उस चीज को क्या कर पाऊँ, उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाऊँ। वो मेरे लिए एक्सेसिबल है कि हाँ मैं उस तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन वहां का जो खर्चा है, वहां का जो मतलब कि ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा आ रहा है, इतना ज्यादा है कि आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड दैट ट्रीटमेंट। तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि आपकी जो हेल्थ सिस्टम है, हम उसको वो कैसी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। थर्ड चीज इसमें क्या आ जाती है, आपकी क्वालिटी। देखिए ठीक है, हमने उसको अफोर्ड तो कर लिया, हमने इतने पैसे तो लगा दिए, लेकिन वो क्या क्वालिटेटिव है, क्या हमें उसमें क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं, अब तो वैसे बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है, बट स्टिल लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ क्यों यहाँ पर मूव करते हैं कि हमें प्राइवेट में जाना है, क्यों, क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वहां पर हमें अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, चीजें यहाँ पर जल्दी हो जाती है। अब किसी बच्चे को यहाँ पर न्यूमोनिया हो गया है, वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने पहले तो 1-2 दिन टेस्ट करने में लगा दिया, फिर 2-3 दिन यहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट आने में हो गया, तो बच्चा तब तक तो यहाँ पर उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी 4 से 5 दिनों में। आप खुद सोच के देखिए ना, जिसको यहाँ पर इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट उसके लिए यहाँ पर 4 से 5 दिन लग रहे हो, तो इसीलिए लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। लेकिन जब वो प्राइवेट में जाते हैं तो उन्हें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इन हेल्थ सेक्टर, ये सबसे बड़ा हमारा क्या इशू है। तो इस आर्टिकल में मेनली यही बताया जा रहा है। अब वेरियस यहाँ पे चीजें भी हैं, फिर विमेन का भी इशू आ जाता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो विमेन भी यहाँ पर क्या कर पाती हैं, हेल्थ सिस्टम को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, उसको एक्सेस भी नहीं कर पाती हैं। इसके साथ साथ देखेंगे आप, जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, इसका जो अकाउंट है आज के टाइम पे इंडिया में 60% हो चुका है। Okay, so the Public Health Foundation of India points out that necessity for equitable treatment access and preventable health care, stating that economic effect of NCDs could surpass the 6 trillion by 2030। तो यहाँ पर हमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, लाइक हार्ट अटैक, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, तो इसका भी नंबर आज के टाइम पर आप देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया इज अ यंग कंट्री आज के टाइम पर हम कह सकते हैं। आने वाले टाइम पर यही यंग पीपल आपके बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओल्ड एज पर्सन बन जाएंगे, तो उनके लिए भी हमें इंश्योर करना होगा कि वो हेल्थ सिस्टम को यहाँ पर एक्सेस कर पाए, अफोर्ड कर पाए। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की हम बात कर रहे थे, इसका यहाँ पर आप देखेंगे नंबर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे 24 साल के बच्चे हैं, 25 साल के बच्चे हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि हम 10 मिनट का टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर सके और ये सारी चीजें कर सके। हम अपने ऊपर ही अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, हमारे लिए, हम खुद के लिए हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं होता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर ऑल दीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो वी हैव टू इंश्योर दैट कि ठीक है, और सारी चीजें तो हैं, हम इसको मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अपने लिए कम से कम 30 मिनट्स निकालने चाहिए जिसमें हम अपने बारे में सोच सके, हमारी बॉडी के बारे में सोच सके। क्योंकि अगर आप दिन के 30 मिनट्स भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपका क्या मतलब इतनी मेहनत करने का, ये सारी चीजें करने का। सो वी हैव टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स। उसके साथ साथ आप देखेंगे हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए इंडिया में हमने क्या किया है, आयुष्मान भारत एक इंश्योरेंस लेकर आए हैं, जिसमें कि हम क्या कर सकें, यूनिवर्सल कवरेज, हेल्थ कवरेज को प्रोवाइड कर सकें। बट स्टिल यहाँ पर देयर आर सो मैनी थिंग्स, अभी भी हमें डिस्पैरिटी, हेल्थ में डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। सो देखिए, organizations with a strong local presence are essential for health equity. They actively participate in every phase, from planning to evaluation, to guarantee the relevance and effectiveness of health program. तो यहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसे रिलेवेंस बनाने के लिए हमें डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें हेल्थ इक्विटी को इंश्योर करना है, अचीव करना है, सो वी हैव टू बी वेरी एसेंशियल एंड वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कोलैबोरेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, उसके साथ साथ आप देखेंगे, अब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, तो हेल्थ केयर हमारे सिर्फ राइट टू हेल्थ, इसको कहा जा रहा है कि एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी प्रोविजन नहीं है? तो ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। आप देखेंगे हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है
basis for the right to health. Article 39 subclause E of the Constitution direct the state to secure the health of the workers. यहाँ पर जो हमारे वर्कर्स हैं अब उनकी हेल्थ को सिक्योर करने का राइट प्रोवाइड करता है. आर्टिकल 42 एम्फेसिस जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है. आर्टिकल 47 कास्ट ड्यूटी ऑन द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करता है. आर्टिकल 243G यहाँ पर ये किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली मैंडेट द स्टेट टू एनहेंस पब्लिक हेल्थ बट ऑल्सो टू इंडो द पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ अंडर आर्टिकल 243G. तो यहाँ पर सर स्टेट को ही मैंडेट नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज को भी यहाँ पर मैंडेट करता है कि आप क्या करें, अपना जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करें अंडर आर्टिकल 243. सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा इन सारी चीजों पे. अब देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर क्या वो हेल्थ सिस्टम को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, उस चीज को हमें भी एड्रेस करना होगा. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि 41 मिलियन सेंसस मतलब कि पीपल माइग्रेट वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं. सो एंड द टोटल माइग्रेट रेट्स वर 28.9% विद इन द 49% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन स्लम्स अकॉर्डिंग टू UN हैबिटेट वर्ल्ड बैंक. द फोकस शुड बी ऑन इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विस. तो यहाँ पर देखिए जो आपका रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेशन हो रहा है, तो इस माइग्रेशन में भी आप क्या देख रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है. अब अर्बन एरिया में इतनी ज्यादा तो प्लेस है नहीं, जगह बढ़ तो जाएगी नहीं, लेकिन लोग फिर क्या करने लगते हैं, स्लम एरियाज में रेसाइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा यहाँ पर चीजें क्या होती जा रही, क्रिटिकल होती जा रही. स्लम एरिया में रेसाइड कर रहे हैं, वहां पर हाइजीन नहीं है, पीने के लिए आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, फूड का आप पर प्रॉब्लम आ जाता है, पॉल्यूशन होता है. तो इसकी वजह से भी यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं. बट हम हेल्थ प्रॉब्लम आने के लिए हमें अभी क्या करना होगा, एक इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम को यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, ये जो हमारा हेल्थ मैनेजमेंट है यहाँ पर हमें कुछ इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड को एस्टैब्लिश करना होगा. इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सिस्टम को यहाँ पर इंश्योर करना होगा और कंसिडर करना होगा कि जो भी यहाँ पे बैरियर्स हैं अर्बन के कॉन्टेक्स्ट में या फिर रूरल एरिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसे हमें यहाँ पर खत्म करना होगा. ओके, तो आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज गोन टू सोन द सब्जेक्ट फॉर ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया. अब आपके पास पहले डेटा हम रखते हैं, उसके बाद हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो जाएगा. तो द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट्स 1.71 लाख पीपल डाइड बाय सुसाइड इन 2022. 2022 में 1.71 लाख पीपल यहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया है. उनकी डेथ क्यों है, रीजन इज सुसाइड रेट यहाँ पर आपका जो है 12.4% आपका इंक्रीज हुआ है. तो अब तक का ये हाईएस्ट एवर हमारा रिकॉर्ड रहा है इंडिया में. तो क्या ये अच्छी बात है? Absolutely not. Suicide is leading cause of mortality of young women in India. यहाँ पर इसके बहुत सारे केसेस मतलब कि रीजन है. ठीक है, सो 41% ऑफ ऑल सुसाइड आर बाय यंग पीपल. इसमें से आप देखेंगे जो भी जितने यहाँ पर सुसाइड हो रहे हैं, उसमें से 41% जो सुसाइड हो रहे हैं वो हमारी यंग जनरेशन कर रही है. मतलब उनकी एज 30 से कम है, स्टिल दे आर डूइंग, मतलब कि वो सुसाइड को यहाँ पर अपना एक सॉल्यूशन, लास्ट यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, हमें अब सुसाइड करना है. सो अ यंग इंडियन डाइज बाय सुसाइड एवरी 8 minutes, which is a loss of a family, society and economy and future of the country. Suicide in the young is a major public health problem in India. अब यहाँ पर यंग जनरेशन में जो सुसाइड हो रहा है, ये हमारा क्या एक मेजर पब्लिक हेल्थ की तरह सामने निकल कर आ रहा है. सो यहाँ पर कोई सिंगल फैक्टर नहीं है. अब देखिए वेरियस फैक्टर्स की हम बात करते हैं. हेल्थ प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे 54% सुसाइड हो रहे हैं. नेगेटिव एंड ट्रॉमेटिक फैमिली इशूज 36%, वायलेंस की वजह से यहाँ पे 20%, एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर 23%, सोशल लाइफस्टाइल फैक्टर्स 20%, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस 9.1%, रिलेशनशिप जो फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें 9%, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, एग्जामिनेशन फेलियर, इंटरजनरेशनल कन्फ्लिक्ट, पेरेंटल प्रेशर जो होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी एसोसिएट है किसके साथ, यंग सुसाइड के साथ. तो हमें क्या करना होगा, एक एक करके ये जितने भी हमें रूट कॉज पता है, हमें प्रॉब्लम पता है, तो अब हमें इसके सॉल्यूशन की जरूरत है. सबसे बड़ा यहाँ पे जो प्रॉब्लम एक चीज और आ जाती है
विमेन में भी यहाँ पर जो यंग गर्ल्स हैं वो सुसाइड क्यों कर रही हैं, अरेंज मैरिज, अर्ली मैरिज क्यों, उन्हें जल्दी शादी नहीं करनी है, ऐसे शादी नहीं करनी है, यंग मदरहुड, अब बच्चे की शादी आपने कर दी, अब उसको जल्द से वो माँ बन गई, प्रेग्नेंट हो गई, माँ बन गई, तो उसके भी कुछ यहाँ पे सपने होते हैं। तो ये सारे कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा रीजन, सोशल स्टेटस, लो सोशल स्टेटस है, यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है कि हाँ मैं इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। इसकी वजह से जो एक वुमेन होती है वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाती है। रिजल्ट जेंडर जो रोल्स है, डिस्क्रिमिनेशन आपका यहाँ पर जो जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बिहाइंड द सुसाइड। ओके, सो अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फेलियर इन एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर आज के टाइम पर जो सुसाइड हो रहे हैं स्पेशली इन द बिटवीन अमंग द यंग स्टूडेंट्स इज बिकॉज ऑफ द फेलियर इन द एग्जामिनेशन, कि हम अगर फेल हो गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। बट इट इज नॉट लाइक दिस। अगर आपका एक ऑप्शन यहाँ पर बंद होता है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल होता है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सो हमें ये नहीं कि हमने सब सुसाइड कर लिया तो मतलब सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो हमें यूथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट को लेकर आना होगा। एक जो हमारे बीच में जनरेशन गैप है, हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, हमारे पेरेंट्स से हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। जो पेरेंटल प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको नहीं करना, आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से जाके कहें कि हम ये नहीं कर सकते हैं। ओके, कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, फिर आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ अपनी बातें आप एटलीस्ट शेयर तो कर सकें। ठीक है, आपके पास कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है, लेकिन क्या होता है जब हम अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं, किसी को बोल देते हैं, तो उससे हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। दिस इज अ फैक्ट। आप ट्राई करके देखिएगा, आपके पास कोई प्रॉब्लम है या तो आप उसे पेपर में लिखिए अच्छे से, जो भी आपके मन में आ रहा है, जैसे भी चीज़ें आ रही हैं आप उसे पूरा पेपर में लिखिए। आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, नो इशू एट ऑल, आप पेपर में उसे राइट डाउन करिए कि मेरे पास ये इशू है, ये सारी चीज़ें हैं, और उस पेपर को आप जला दीजिए। देखिए उसके बाद आपको कितना लाइट फील होगा। आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो आप कोई आपके पास अगर एक दोस्त भी है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको एक से ज़्यादा इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को यहाँ पर क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा, लाइक गुड डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज, मॉडरेट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द इंटरनेट, कल्टिवेटिंग सपोर्टिव फ्रेंडशिप, योगा एंड मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें, जिससे कि हम क्या कर सकें, यंग जनरेशन में ये जो मेंटल हेल्थ है और सुसाइड है उसको हम रिड्यूस कर सकें। हमारा जो फैमिली इन्वायरमेंट है हमें इससे भी क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, लाइक रिड्यूसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, अल्कोहल कंजप्शन, इकोनॉमिक assistance to the needy have been shown to reduce suicidal behavior। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होगी। आप अभी यहाँ पर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया था टास्क फोर्स इन 2019 नवंबर टू डेवलप अ नेशनल सुसाइड प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया। ओके, जिसमें हमने कि हम क्या कर सकें, इसको प्रिवेंट कर सकें। तो फाइनल स्ट्रेटेजी वाज लॉन्च्ड ऑन 21 नवंबर 2022 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग सुसाइड बाय 10% बाय 2023, कि हमें सुसाइड को 2030 तक क्या करना है, 10% से रिड्यूस करना है। ओके, तो यहाँ पर वेरियस चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, बट स्टिल हमें अपने लेवल पर भी क्या करना होगा, यहाँ पर फोकस करना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।